दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमारा सिर्फ उद्देश्य फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना ही नहीं, बल्कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी होम साइंस टीजीटी पीजीटी के, चाहे वो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के हों, चाहे वो आपके हेल्थ साइंस के हों, चाहे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के हों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम समेटने का प्रयास किए हैं मात्र एक वीडियो में। इसमें आपके क्वेश्चन जो डाला गया है आपके वनडे एग्जाम लेवल और उसके साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को विशेष ध्यान करके वीडियो बना रहा हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही बना रखा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पूरा सिस्टम है उसमें आपके 5 भाग आते हैं। सबसे पहले आपका ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना। देखिए आपका होता है ओवरी, इसी को अंडाशय कहते हैं। ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब, ये आपका होता है यूट्रस, ये आपका होता है सर्विक्स, ये आपका होता है विजाइना। सर्विक्स ओवरी को ही हिंदी में अंडाशय कहते हैं, सर्विक्स को हिंदी में ग्रीवा कहते हैं और विजाइना को हिंदी में योनिमार कहते हैं, और इसको फैलोपियन ट्यूब, और ये आपका हो गया यूट्रस यानी कि गर्भाशय, यानी कि गर्भ के रुकने का आशय घर। इतनी बातें हो गई। अब इसी पे हम एक क्रम से आपसे बात करने वाले हैं। अब देखिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ओवरी से। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल में कुल कितनी ओवरी पाई जाती है, तो उसका जवाब होगा आपका एक जोड़ी कहिए या संख्या में 2 कहिए, क्योंकि पता है जोड़ी का मतलब 2 होता है, एक लेफ्ट एक राइट। और इसी ओवरी से अंडा परिपक्व होता है। यहीं से एक चीज़ जान लीजिए, जो फीमेल में अंडा बनने की क्रिया होती है, 1 महीना एक ओवरी से अंडा निकलता है परिपक्व होकर के, और अगले महीने में दूसरी ओवरी से अंडा परिपक्व होकर निकलता है। यहीं पे एक कन्फ्यूजन होता है, आप अक्सर लिखा हुआ देख पाते हैं कि अंडा बनना, अंडा कमज़ोर बन रहा है, अंडा नहीं बन रहा है। हम आपको कंफर्म कर दूं कि फीमेल के केस में जो भी अंडा बनना होता है, बच्ची का जन्म अंडे के साथ होता है। सिर्फ और सिर्फ उस अंडा, उसमें से अंडा परिपक्व होकर के बाहर आता है, यानी कि सिर्फ अंडा परिपक्व होता है, बनने की क्रिया नहीं होती है। अंडे के साथ ही बच्ची का जन्म होता है। इतनी बात हो गई अंडा को। अब देखिए, जब अंडा बनता है उसी को कहते हैं परिपक्व होना। परिपक्व होने की क्रिया को, जब अंडा परिपक्व होता है उसे ही ओजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यहीं पे जान लीजिए कि फीमेल के केस में 12 से 14 वर्ष में अंडा परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को ही अंडा परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बनना। आप बनना देख जाएंगे, यहाँ पे मैं परिपक्व होना जो कि सही है, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि महिला में, फीमेल के केस में किस उम्र में अंडा बनना प्रारंभ होता है, तो वह आपका जो समय आता है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। अब अंडा जो परिपक्व हुआ करता है, हाँ, अंडा यहाँ से परिपक्व होता है, जिसी को ही ओजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, ओजेनेसिस। वहीं पर जो जबकि हमारा टॉपिक ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन यहीं से थोड़ा सा हम बात कर लें। यही जब मेल के केस में हुआ करता है तो उसकी एज होती है 14 से 16 वर्ष, 14 से 16 वर्ष। लेकिन वहाँ पे जब स्पर्म बनना प्रारंभ होता है तो उसको जो है, उस स्थिति में जब मेल में स्पर्म बनना प्रारंभ होता है तो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। और ओवरी में अंडा बनेगा, ओवम बनेगा, ओवोजेनेसिस। और पुरुष में, मेल की स्थिति में स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यहीं पे जान लीजिए, जो अंडा बनता है 12 से 14 वर्ष, ओजेनेसिस। और इस अंडे का जो जीवन काल हुआ करता है, यानी कि अंडा परिपक्व हुआ, वह वहाँ से ओवरी से निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि अंडे का जीवन काल कितना है। जब आपसे अंडे का जीवन काल पूछे तो उस स्थिति में जो अंडे का जीवन काल हुआ करता है वह आपका होता है 72 आवर। कितना होता है?
72 आवर। लेकिन वहीं पर जब आपसे पुरुष के पूछे, स्पर्म के जीवन काल के पूछे, तो पुरुष के स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 48 आवर होता है, यानी कि 48 आवर 48 आवर होता है। अब हमने बताया आपको फीमेल के केस में जो ओवम होता है वो बनता नहीं, परिपक्व होता है। लेकिन मेल के केस में स्पर्म बनता है। कब तक बनेगा? 60 से 65 वर्ष की आयु तक। और वहीं फीमेल के केस में जब मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाता है, उसी को ही मोनोपाज स्टेज के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जब प्रथम बार पीरियड आता है उसे मीनार्की, और जब पीरियड आना बंद हो जाता है, जो कि आपका 50 से 55 वर्ष की एज होती है, तो उसी को ही मोनोपाज स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो शायद यहाँ से जितने भी मुख्य बिंदु थे उसको आप लोगों ने जाना। चलिए अब देखिए, जो आपका यहाँ अंडा है उसको परिपक्व करेगा कौन? और मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हमारे ही ये जो हमारी ओवरी है, इसी ओवरी से फीमेल में 2 हार्मोन निकलता है। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, वहाँ से बार बार पूछा जाता है कि फीमेल का जो जनन हार्मोन है वह कौन सा है। तो टेस्टोस्टेरोन के मेल के केस में होता है, लेकिन फीमेल के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसका निर्माण कौन करती है? ओवरी। इसी ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म की बात करें, आपको पता है कि 28 दिन का साइकिल होता है और पुनः 28 दिन बाद ये आता है। और शायद मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कि एक बार अंडा यहाँ से रिलीज होगा एक ओवरी से, और पुनः जो है अगले 28 दिन बाद अंडा इस ओवरी से रिलीज होगा। यानी कि एक ओवरी का जो अंडा रिलीज करने का क्रम होता है वो 56 दिन बाद आता है। एक बार रिलीज करिए, पुनः 56 दिन बाद उसको रिलीज करना होता है। तो ये सारी बातें हो गई। और ये किसका निर्माण कर गई? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यही जो है मासिक धर्म को नियंत्रण करता है। और उसके साथ ही साथ गर्भावस्था की जब बात आती है तो वहाँ पे, हाँ देखिए एक चीज़ आपसे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये मुख्य रूप से कार्य करता है किसके? मासिक धर्म को नियंत्रण में। लेकिन किसकी सहायता लेकर कार्य करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन के रूप में। लेकिन जब वहीं पर आपके गर्भावस्था की बात आती है तो उस स्थिति में जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है यही आपकी मुख्य भूमिका निभाता है। पूरे प्रेगनेंसी के समय आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव होता है, और जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव होता है तब तक महिला को प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन नहीं होता है। ज्यों ही यह है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि ओवरी से बन रहा है, इसकी मात्रा कम होती है, इसका सिक्रेशन बंद होता है, महिला को लेबर पेन होना प्रारंभ हो जाता है। और जब महिला को लेबर पेन होता है तो ये जो आपके यूट्रस की मांसपेशियां हुआ करती हैं, इनमें संकुचन की क्रिया होती है। जब इनमें संकुचन की क्रिया होती है तो बच्चा दबता है। जब बच्चा दबता है तो रास्ता खोजता है निकलने का, तो वहाँ पे आपका होता है सर्विक्स, यहाँ पे एक होती है झिल्ली, और उसी झिल्ली को चिढ़ करके बच्चा जो है आपके योनि मार्ग के माध्यम से बाहर उसका जन्म हो जाता है। इतनी बात हो गई। तो यहाँ आप ओवरी के बारे में जाने, सारी चर्चा हमारी ओवरी के बारे में हो गई। अब हमारी बात आती है, जब यहाँ से ओवरी से अंडा निकल गया, अंडा जाएगा कहाँ? अंडा यहाँ से निकलेगा और पकड़ेगा यहाँ का रास्ता, और इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। और यह फैलोपियन ट्यूब इतनी महत्वपूर्ण हुआ करती है निषेचन के लिए कि हमारा जो निषेचन की क्रिया होती है इसी फैलोपियन ट्यूब में हुआ करती है। अब हमने आपको बताया कि जो हमारा अंडा हुआ करता है उसका जो जीवन काल होता है वो 72 आवर होता है, 72 आवर होता है। और इसी के दौरान जब अंडा ओवरी रिलीज करती है और वह फैलोपियन ट्यूब में जाता है, इसी 72 घंटे के दौरान जब मेल का स्पर्म जिसका जीवन काल 48 आवर हुआ करता है और वह आकर के आपके फैलोपियन ट्यूब में आपके ओवम से मिलता है, तो वो निषेचन की क्रिया कहलाती है। उसी को जाइगोट कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया होती है, आपको पता होना चाहिए जो अंडा होता है वह आकार में गोल होता है, अंडा गोल होता है। और जो स्पर्म के केस में देखा जाता है तो स्पर्म आपका कुछ इस तरह से होता है। आपसे क्वेश्चन ही पूछता है इसको हेड को लेकर के और पूंछ को लेकर के। देखिए इस तरह से स्पर्म हुआ करता है
और इसी स्पर्म का जो हेड हुआ करता है, यही हेड इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन इसके हेड के नीचे यहाँ पे एक जेल होता है, जो कि ज्यों ही स्पर्म का हेड अंडे के अंदर प्रवेश करता है और इस अंडे के ऊपर एक लेयर बना देता है। मैं यहाँ पे उसको मिस कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, लेयर बना देता है। और इसी लेयर के कारण ही दूसरा स्पर्म जो हुआ करता है वह उसको भेद करके उसके अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो जनरली आपकी प्राकृतिक प्रेगनेंसी हुआ करती है उसमें आप लोग देखते हैं कि जनरली एक ही बच्चे का जन्म होता है। उसके लिए मुख्य कारण यही होता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया होगी। और यहाँ पे हम लोग जान लें कि फैलोपियन ट्यूब की आपसे लंबाई पूछ देता है कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है और इसका मुख्य कार्य जो हुआ करता है वह जो है निषेचन की क्रिया कराना, निषेचन क्रिया होगी। लेकिन इसी में कुछ स्थिति बिगड़ जाती है। जब यहाँ पे निषेचन तो होता है, लेकिन किसी कारण से निषेचन होने के बाद यहाँ से वह जाइगोट जो बनता है, जाइगोट सरक कर यूट्रस में ना करके बल्कि उसका इम्प्लांटेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाया करता है। जब किसी कारणवश जाइगोट का इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाया करता है, जब किसी कारणवश जाइगोट का इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाया करता है, उसी को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है आपके सीडीपी का और बार बार पूछा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ से फिगर के माध्यम से शायद आपका कंफर्म हो गया होगा और इसे एक बार अच्छे से देखिए, आपको याद हो जाएगा। जब इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक माने एक्टिव, आप जोड़ ले सकते हैं उसे, एक्टिव यानी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए, जल्दी से बच्चे का निर्माण होना प्रारंभ हो जाए। एक्टोपिक माने एक्टिव होकर जल्दी से, यानी कि वो यहाँ से उसको इतनी जल्दी हो गई कि यहाँ से यहाँ नहीं आया बल्कि यहीं अपने आप को सेट कर लिया, यहीं प्लेसेंटा का निर्माण होने लगा, उसी को कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंफर्म हो गया होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यहीं से एक चीज़ हुआ करती है, जब हम लोग देखते हैं कि ट्यूबेक्टॉमी, यानी कि फीमेल के केस में नसबंदी को ही ट्यूबेक्टॉमी। अब देखिए ट्यूबेक्टॉमी इसका नाम क्यों पड़ा, ट्यूबेक्टॉमी यहाँ पे जब आप लोग देख रहे हैं इसका नाम ही ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब। जब इसी फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जिससे अंडा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, उस स्थिति में वहाँ पे आपके फैलोपियन ट्यूब में गांठ मार दी जाती है, इसीलिए इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, यानी कि ट्यूब में ही गांठ मार दी जाए, इसी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन थे। इसकी लंबाई कितनी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने जाना, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई जाना, और जाइगोट कहाँ जो है बनता है, तो जाइगोट आपका फैलोपियन ट्यूब में बनता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो जाइगोट यहाँ पे बन जाता है, यानी कि स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, तो यहाँ तक ये 2 वीक तक रहते हैं, यानी कि 14 दिन तक। 14 दिन आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जाइगोट पीरियड जब पूछता है नेटल की स्टेज, तो नेटल पोस्ट नेटल, जब नेटल की बात होती है तो उसका समय पूछता है, तो समय पूछता है तो उसमें आता है आपका जाइगोट, एम्ब्रॉय और पुनः आता है फेटस। तो जब जाइगोट की बात करता है तो इसका जो समय हुआ करता है 2 सप्ताह हुआ करता है, यानी कि निषेचन की क्रिया होने के बाद आपका 2 सप्ताह फैलोपियन ट्यूब में वह रहता है। पुनः 2 सप्ताह के बाद वह कहाँ पर यहाँ से चलता है और आपके यूट्रस में आ जाता है। जब वह यूट्रस में आ जाता है, यानी कि हमने यहाँ तक देखा, ओवरी देखा, फैलोपियन ट्यूब देखा, अब हम पुनः आ गए हैं यूट्रस में। अब देखिए जब वो यूट्रस में आ जाया करता है तो यूट्रस में आकर के वह कहीं पर जो है ठहर जाता है, चाहे यहाँ पे ठहर जाएगा, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं पे ठहर जाता है। और जहाँ पे वह ठहरता है वहीं पर प्लेसेंटा का निर्माण हुआ करता है। और यहीं से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, प्लेसेंटा को आपके कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे अच्छा देखिए प्लेसेंटा को पूछता है, आपके गर्भनाल को पूछता है। तो गर्भनाल की बात करें तो उसके लिए इंग्लिश में जो शब्द हुआ करता है ओम्निकल कार्ड के नाम से जानते हैं। और इसी को जनरली जो मैं प्लेसेंटा बोल रहा हूँ, जनरली गांव देहात की भाषा में उसी को ही खेड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ हो गई, उसी का विकास होता है। और वही जो प्लेसेंटा हुआ करता है कि गर्भावस्था के दौरान
बच्चे को पोषक का कार्य करता है, वही माता के शरीर से बच्चे को जोड़ने का कार्य करता है, और माता के शरीर से जो उसका कनेक्शन होता है वो नाभि से होता है। आपका ये भी क्वेश्चन पीजीटी में बना हुआ है, यूथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। डेट हमें नहीं आसान नहीं याद आ रहा है कि कब बना था, लेकिन ये क्वेश्चन है कहाँ से जुड़ा होता है, तो नाभि से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए, अब हमारा जो था यहाँ पे जाइगोट था, और जब यहाँ पे आ गया तो उसको कहेंगे एम्ब्रॉय। यहीं पे एम्ब्रॉय का पीरियड पूछ लेता आपसे, कई बार पूछा एम्ब्रॉय का पीरियड, कितने से कितने समय तक के पीरियड को एम्ब्रॉय कहते हैं, तो 2 वीक से 2 मंथ। जब एम्ब्रॉय आपके यूट्रस में आ जाया करता है तो यहीं पे प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो प्लेसेंटा वहीं से एक EHCG हार्मोन छोड़ता है, और वही EHCG हार्मोन फीमेल के मूत्र में आता है, और उसी EHCG हार्मोन के माध्यम से आपके प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। प्रेगनेंसी कार्ड आता है, और उसी प्रेगनेंसी कार्ड पे उस मूत्र को, यूरिन को डाल करके उसकी जांच हम लोग करते हैं। यहाँ से आपसे बार बार पूछता है EHCG का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिक हार्मोन, EHCG हार्मोन, इसी EHCG हार्मोन के माध्यम से प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। अब देखिए, यहाँ भी बात हो गई, स्थापित हो गया, और प्लेसेंटा हमारा जो है EHCG हार्मोन छोड़ा, और उससे जो है हम प्रेगनेंसी की जांच करते हैं। और एक और पहचान और भी है कि जब प्रेगनेंसी ठहर जाया करती है तो जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो आना बंद हो जाता है। लेकिन उसकी जो अस्थायी जांच के लिए, कंफर्म के लिए आपका जो है किया जाता है, क्योंकि जब हमारा पोषण सही नहीं होता है तो कभी कभी जो है आपका लेट हो जाया करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपको पता है कि ±4 डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28-4-32, यानी कि 32 दिन का हो सकता है, उधर जो है 24 दिन पे भी हो सकता है। वो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्थापित हो गया। अब जब एम्ब्रॉय आपके यूट्रस में आ जाएगा तो वह जो है 3 लेयर का निर्माण करेगा। 3 लेयर का निर्माण करेगा। कौन कौन सी लेयर होगी? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। कौन कौन सी लेयर होगी? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि बाहर की लेयर, मीसो यानी कि बीच की लेयर, और इंडो यानी कि सबसे अंदर की लेयर। और यही तीनों लेयर मिल करके एम्ब्रॉय की भ्रूण के विकास करती हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भ्रूण की कौन सी लेयर उसके बाह्य बाल, त्वचा, संवेदी अंग का निर्माण करती हैं, तो उसका नाम आता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इसका कार्य करेंगी। वहीं पर जब मीसोडर्म की बात आती है तो मीसोडर्म आपकी मांसपेशी, त्वचा की आंतरिक परतें और आपकी जो नसें होती हैं, रक्तवाहिनियों का निर्माण मीसोडर्म में किया जाता है। वहीं पर जब इंडोडर्म की बात, इसका नाम ही आंतरिक है, तो जो आंतरिक के जो यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर के नाजुक अंग हैं, उनका निर्माण जो है इंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे कि फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इंडोडर्म के माध्यम से होती हैं। अब ये तो 3 इसकी परत हो गई जो इसका निर्माण जो है करती हैं। और हमने इसका पीरियड भी बताया एम्ब्रॉय का 2 वीक से 2 मंथ, और 2 मंथ के लास्ट तक बेबी का जो अंग हुआ करता है वह स्पष्ट देखा जा सकता है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है कि कितने सप्ताह बाद बेबी के हार्ट को सुना जा सकता है। बेबी के हार्ट को सुना जा सकता है, तो कहीं पर आपको 7 वीक मिल जाएगा, कहीं पे आपको 6 to 7 वीक मिल जाएगा। तो यही हुआ करता है, यहाँ पे हम लोग इसको सुन सकते हैं। अब देखिए, जब हमारा एम्ब्रॉय यहाँ पे आ गया है यूट्रस में, अब इसके लिए, इसके पोषण के लिए प्लेसेंटा विकसित होना प्रारंभ हो गया है। जब यही प्लेसेंटा आपके जो आपका सर्विक्स हुआ करता है, जब यही प्लेसेंटा इस पर कहीं विकसित हो जाता है, यहाँ पे यानी कि सर्विक्स के मुंह पर, जब यही प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह पर विकसित हो जाया करता है, जो कि बच्चे के पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसी को ही प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। जब प्लेसेंटा का विकास सर्विक्स या ग्रीवा के
ऊपर हो जाया करता है तो उसी को प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। इसको कहेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। लेकिन इसी से ही संबंधित है जब प्लेसेंटा यूट्रस के दीवारों से गहराई से चिपक जाता है, यानी कि कुछ इस तरह चिपक जाए कि खींचने पर निकले ना, यानी कि बहुत गहराई से चिपक जाए, तो उसी को ही प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जाना जाता है। जब प्लेसेंटा आपके कहीं पर भी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, जब वहाँ पर वह गहराई से चिपक जाए, और यानी कि आप लोग देखते हैं कि नॉर्मली कि बच्चे के बर्थ के 5 से 10 मिनट के अंदर ही प्लेसेंटा भी बाहर आ जाया करता है, और जब यही प्लेसेंटा बाहर नहीं आता तो वह स्थिति बहुत गंभीर होती है। उस स्थिति में कभी कभी पूरे यूट्रस को ही काट के निकालना पड़ता है, जिससे वह महिला कभी भी पुनः मां नहीं बन सकती। और जब प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से गहराई से लगा होता है तो उसी स्थिति को प्लेसेंटा एक्रीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रिया, प्लेसेंटा एक्रीटा। अब हम जानेंगे वासा प्रीविया। वासा प्रीविया की बात करें तो वासा का मतलब वेसल्स, वेसल्स का मतलब नस, यानी कि जो शिशु पल रहा होता है, जो उसकी नसें होती हैं, जो उसके पोषण के लिए नसें होती हैं, जब वो नसें, वही नसें इसी सर्विक्स यानी कि ग्रीवा के ऊपर से होकर गुजरती हैं, यहाँ से होकर गुजरती हैं, ये दबने लगती हैं और उसी स्थिति को वासा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। वासा प्रीविया भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहीं पे देख लीजिए, वासा प्रीविया की बात हो गई, आपको प्लेसेंटा एक्रीटा की बात हो गई, प्लेसेंटा प्रीविया की बात हो गई। अब हम आपसे बात करेंगे कैसे बात करेंगे, यहीं से और 2-3 टर्म हैं, जैसे आपका ब्रीच बर्थ पूछा जाता है, ट्रांसवर्स बर्थ जिसको आड़ा प्रसव कहा जाता है, यहीं पे आपसे सेरोगेसी पूछी जाती है, देख लीजिए उसको। जब हम लोग सेरोगेसी फैमिली की बात करते हैं, यानी कि कोंख का घर, यानी कि इस स्थिति में जो सेरोगेसी हुआ करती है, इस स्थिति में मेल और फीमेल, यानी कि फीमेल से ओवम को ले लिया जाता है और मेल से स्पर्म, इन दोनों को लेकर के ट्यूब में जो आपका आईवीएफ हुआ करता है उसके माध्यम से उसको फर्टिलाइज कराया जाता है। उसके माध्यम से लेकर के फर्टिलाइज करा करके किसी अन्य महिला, यानी कि किराए की कोख, किसी अन्य महिला के यूट्रस में इसको डाल दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। इम्प्लांटेशन यानी कि वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, वहाँ पर उसका विकास होना प्रारंभ होता है। इसी प्रक्रिया को सेरोगेसी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। वहीं पे जान लीजिए ब्रीच बर्थ क्या होता है। यहीं पे देखिए एक कन्फ्यूजन आप लोगों का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स बर्थ और ब्रीच बर्थ, लेकिन कहीं कहीं पर जब आपके ब्रीच बर्थ और ट्रांसवर्स बर्थ दोनों नहीं दिया होता है, तब कहीं चाहे आपका आड़ा प्रसव लिखे चाहे आपका उल्टा प्रसव लिखे, तब दोनों स्थिति में एक ही को हम टिक मारते हैं, एक ही को हम सही करते हैं। लेकिन जब ये दिया हो तो इनमें बारीकी को जानना चाहिए। जब हम ब्रीच बर्थ की बात करते हैं, यानी कि उल्टे प्रसव की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो बच्चे का जन्म हुआ करता है उसमें योनि के माध्यम से सिर पहले बाहर आता है, लेकिन जब ब्रीच बर्थ हुआ करता